रात का अंधेरा खुराना मेंशन की ऊंची और सर्द दीवारों पर किसी काली चादर की तरह फैल चुका था। कमरे में जल रहे लैंप्स की मध्यम पीली रोशनी एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। ये कमरा जो किसी शाही महल से कम न था, नव्या के लिए एक सोने के पिंजरे के समान था। नव्या खिड़की के पास खड़ी थी, उसका पूरा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसने अपने दोनों हाथ अपने उभरे हुए पेट पर रखे हुए थे, जहां एक नई जिंदगी धड़क रही थी। ये जान उसके लिए ममता का एहसास कम और डर की वजह ज्यादा थी। उसका पीला चेहरा, आंखों के चारों ओर गहरे घेरे और उलझे हुए बाल उसकी मानसिक और शारीरिक थकान की गवाही दे रहे थे। वो इस आलीशान कमरे में भी खुद को दुनिया की सबसे लाचार औरत महसूस कर रही थी। अचानक कमरे का भारी दरवाजा एक हल्की सी आवाज के साथ खुला। नब्बे के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं थी, वो इन भारी और नपे तुले कदमों की आहट पहचानती थी। कमरे की हवा में अचानक एक महंगे और तेज परफ्यूम की खुशबू फैल गई थी। यह कुलदीप खुराना था, वो शख्स जिसका नाम सुनकर शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और रसूखदारों के माथे पर पसीने आ जाते। आज वो इस कमरे में मौजूद था। उसकी शख्सियत में एक ऐसा रौब और घमंड था जो सामने वाले को नजरें झुकाने पर मजबूर कर देता। कुलदीप चलता हुआ नब्बे के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। नब्बे की सांसें जैसे सीने में ही अटक गईं। कुलदीप का कद नब्बे से काफी ऊंचा था और उसकी परछाई नब्बे के कमजोर वजूद पर एक गहरे बादल की तरह छाई हुई थी। कुलदीप ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और नब्बे के उभरे हुए पेट पर रख दिए। उसके हाथों का स्पर्श ठंडा था, लेकिन उसमें एक कठोर अधिकार की भावना छिपी थी। नब्बे ने बेख्तियार अपनी आंखें बंद कर ली। कुलदीप खुराना का बच्चा है तुम्हारे पेट में। कुलदीप की भारी और दमदार आवाज कमरे की खामोशी को चीरती हुई नब्बे के कानों से टकराई। उसकी आवाज में एक ऐसा अहंकार था जो किसी को भी झुकने पर मजबूर कर दे। इस बच्चे का जन्म किसी छोटे मोटे अस्पताल में नहीं होगा। वो उसके पेट पर आहिस्तगी से हाथ फेरते हुए बोला था। उसका ये बर्ताव दिखावे के लिए किसी पापा का अपने होने वाले बच्चे के लिए प्यार लग सकता था, लेकिन नब्बे जानती थी कि ये प्यार नहीं, सिर्फ अपने खून और अपने नाम का घमंड था। कुलदीप खुराना के लिए ये बच्चा एक इंसान कम और खुराना एस्टेट का अगला वारिस ज्यादा था। नब्बे के होंठ कपकपाए। उसने अपनी उंगलियां आपस में सख्ती से उलझा ली। तुम्हारी सोच आज भी उसी कच्ची बस्ती की तंग गलियों तक ही सीमित है नव्या। कुलदीप ने उसके कंधे के करीब झुकते हुए कानाफूसी की, जिसमें व्यंग साफ था। खुराना खानदान का वारिस इस दुनिया में राजाओं की तरह आंख खोलेगा। शहर के सबसे महंगे प्राइवेट अस्पताल का पूरा फ्लोर बुक करवा चुका हूं मैं। इस बच्चे के जन्म पर वो जश्न होगा जो इस शहर ने कभी नहीं देखा होगा। नब्बे के अंदर एक दर्द की लहर उठी। इस शख्स को सिर्फ अपने नाम की परवाह थी। नब्बे की तकलीफ और उसके डर की इसके नजदीक कोई अहमियत नहीं थी। कुलदीप ने उसे कंधों से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। उसकी गहरी आंखें नब्बे के चेहरे का जायजा ले रही थी। बोलो, कुलदीप ने अपनी पकड़ उसके कंधे पर सख्त करते हुए पूछा। कितने पैसे चाहिए इस बच्चे को दुनिया में लाने के लिए? ये सवाल नब्बे की रूह पर एक चाकू की तरह लगा। कितने पैसे? क्या ममता की भी कोई कीमत होती है? लेकिन कुलदीप खुराना की दुनिया में हर चीज बिकती थी। हर चीज की एक कीमत थी और आज वो उससे उसके ही बच्चे की कीमत पूछ रहा था। नब्बे की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। उसने अपनी कांपती पलकें उठाकर कुलदीप की कठोर आंखों में देखा। वो जानती थी कि वो करोड़ों मांगती तो वो शख्स वहीं खड़े खड़े चेक बुक पर दस्तखत कर देता, लेकिन उसे ये दौलत जहर लगती थी। बस कुछ 1000 रुपए दे दे, वो रूंधे गले से बोली। कुलदीप ने सिगरेट का एक कश लिया और धुआं छोड़ते हुए उसके होश उड़ा दिए। ये मेरा वारिस है, अगर इसको नुकसान पहुंचाने का सोचा भी तो जान ले लूंगा। वो उसके और करीब आया और उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस बच्चे के पैदा होने के बाद तुम्हें 2 साल तक इसकी पूरी देखभाल करनी होगी, और इस दौरान अगर तुम फिर से प्रेग्नेंट हुई तो तुम्हें उस बच्चे को भी इस दुनिया में लाना होगा। नब्या की तबीयत खड़े खड़े बिगड़ने लगी।
वो बेसुध होने लगी तो कुलदीप उसे अस्पताल लेकर भागा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वो पत्थर सा खड़ा था कि अचानक ही 2 बच्चों के रोने की आवाज गूंज उठी। नब्या की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो हिचकियां लेते हुए भर्राई हुई आवाज में बोली, मैं मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे पास आपात स्थिति के लिए कुछ पैसे हों। उसकी ये बात सुनते ही कुलदीप की आंखों में जैसे शोले भड़क उठे। उसके माथे पर गुस्से की लकीरें गहरी हो गई। कुलदीप खुराना जैसे रसूखदार इंसान के लिए महज कुछ हजार रुपए की बात करना उसकी शान के खिलाफ था। खुराना परिवार की बहू और उसके वारिस की माँ महज चंद रुपयों की भीख मांग रही थी। बकवास बंद करो, कुलदीप दहाड़ा। उसकी गरजती आवाज ने कमरे की खिड़कियों के शीशे तक थर्रा दिए। उसने नब्या की बाजू को इतनी सख्ती से पकड़ा कि उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। ये मेरा वारिस है, उसने नब्या को झकझोरते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। अगर इसे नुकसान पहुंचाने का या इसे लेकर कहीं भागने का सोचा भी तो जान ले लूंगा तुम्हारी, समझी तुम? कुलदीप खुराना अपने खून के लिए इस पूरी दुनिया को आग लगा सकता है। नब्या खौफ से कांपने लगी। आंसू उसके गालों पर तेजी से बह रहे थे। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन कुलदीप इस वक्त किसी सनक के असर में था। उसने नब्या की बात को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। उसकी नजरें नब्या के कांपते हुए सूखे होठों पर ठहर गई। इससे पहले कि नब्या कुछ समझ पाती या पीछे हटती, कुलदीप बेदर्दी से उसके करीब आया। उसने अपने एक हाथ से नब्या की गर्दन के पिछले हिस्से को जकड़ा और दूसरे ही पल उसने उसके होठों को अपने नियंत्रण में ले लिया। ये कोई प्यार भरा स्पर्श नहीं था, ये एक सजा थी, एक मालिकाना हक का दावा था और अपनी ताकत दिखाने का एक कठोर तरीका। नब्या का दम घुटने लगा। वो उसकी मजबूत पकड़ से निकलने के लिए अपने कमजोर हाथों से उसके चौड़े सीने पर वार करने लगी। लेकिन कुलदीप की ताकत के सामने उसकी कोशिश किसी चींटी की कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसने नब्या को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसका अपना गुस्सा कुछ शांत नहीं हो गया और नब्या की सांसें उखड़ने नहीं लगी। आखिरकार उसने नब्या को एक झटके से खुद से दूर कर दिया। नब्या लड़खड़ाई और बिस्तर के किनारे का सहारा लेकर गिरने से बची। वो खांस रही थी और उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। कुलदीप ने अपनी जेब से एक महंगा चांदी का लाइटर और सिगरेट निकाली। उसने सिगरेट सुलगाई और कमरे में धुआं और तंबाकू की तेज गंध फैलने लगी। वो बड़े सुकून से खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया, जहां कुछ देर पहले नब्या खड़ी थी। नब्या डरी हुई नजरों से उसकी चौड़ी पीठ को देख रही थी। वो जानती थी कि तूफान अभी थमा नहीं था। कुलदीप की खामोशी हमेशा किसी बड़े हादसे का संकेत होती थी। कुलदीप ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और धुआं हवा में छोड़ते हुए बिना पीछे मुड़े बोला, तुम्हारा काम सिर्फ इस बच्चे को जन्म देना नहीं है। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा ठंडी और भावनाहीन थी। कुलदीप ने अपनी बात जारी रखी और मुड़कर नब्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा फैसला था जिसे कोई नहीं टाल सकता था। बच्चे के जन्म के बाद तुम्हें 2 साल तक उसे अपना दूध पिलाना होगा। मेरा वारिस किसी डिब्बे का या किसी और औरत का दूध नहीं पिएगा। वो कुलदीप खुराना का अंश है और उसे पूरी देखरेख मिलनी चाहिए। नब्या ने हैरानी और दुख से उसे देखा। क्या वो वाकई कोई मशीन थी जिसे सिर्फ वंश बढ़ाने और बच्चों को पालने के लिए इस महल में कैद करके रखा गया था? लेकिन कुलदीप की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने सिगरेट का एक और कश लिया। उसका अगला वाक्य ऐसा था जिसने नब्या की आत्मा को छलनी कर दिया। कुलदीप ने धुआं नब्या के चेहरे की तरफ उड़ाते हुए बेरहमी से कहा, और इस दौरान अगर तुम फिर से प्रेग्नेंट होती हो तो तुम्हें उस बच्चे को भी दुनिया में लाना होगा। कोई गर्भपात नहीं, कोई दवाइयां नहीं, कोई बहाने नहीं। मुझे खुराना खानदान के लिए एक बड़ा वंश चाहिए और तुम वो वंश मुझे दोगी। सिगरेट का कश लेते हुए वो उसकी उम्मीदों पर जैसे बम फोड़ गया था। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। नब्या को लगा जैसे उसके कान बजने लगे हैं। उसके दिमाग में कुलदीप के शब्द किसी हथौड़े की तरह चोट कर रहे थे। तुम्हें उस बच्चे को भी दुनिया में लाना होगा। खुराना का वंश 2 साल।
क्या वो एक इंसान नहीं थी? क्या उसके जज्बात, उसके शरीर की तकलीफ और उसकी रूह के जख्मों की कोई कीमत नहीं थी? कुलदीप खुराना ने उसे एक जीती जागती लड़की से महज एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन में बदल दिया था। नब्या की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक रही हो। उसके कांपते हाथ बिस्तर की चादर से फिसल गए। कुलदीप की सिगरेट का धुआं उसे अपने गले में फंदे जैसा महसूस हो रहा था। उसने गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन कमरे की ऑक्सीजन जैसे खत्म हो चुकी थी। कितने पैसे चाहिए? ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे और इसी गूंज के साथ नब्या की हिम्मत ने जवाब दे दिया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और वो बेसुध होकर फर्श पर गिर पड़ी। नब्या वहीं फर्श पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी, जबकि कुलदीप, जो अभी तक अपने अहंकार के नशे में चूर था, इस गिरते हुए वजूद को देखकर एक पल के लिए अपनी जगह पर जड़ सा हो गया। नब्या, ये क्या नाटक है? कुलदीप ने पहले तो उसे नफरत भरी नजरों से देखा। उसे लगा कि शायद वो हमेशा की तरह उसकी शर्तें सुनकर सहानुभूति बटोरने के लिए बेहोश होने का ढोंग कर रही है। वो अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। सिगरेट का आखिरी कश लेकर उसने उसे राखदानी में मसल दिया, लेकिन जब नब्या का सिर फर्श पर लगे कीमती लकड़ी के फ्रेम से टकराया तो कुलदीप के सीने में जैसे कुछ टूट गया। नब्या, उसकी आवाज में अब रौब नहीं बल्कि एक अनजाना सा डर था। वो तेजी से उसके पास पहुंचा। नब्या फर्श पर बेजान पड़ी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और माथे पर पसीने की बारीक बूंदें चमक रही थी। उसके हाथ अभी भी अपने पेट पर थे, जैसे वो बेहोशी में भी उस नन्ही सी जान की रक्षा कर रही हो जिसके बारे में कुलदीप अभी कुछ देर पहले किसी कठोर व्यापारी की तरह बात कर रहा था। आंखें खोलो नब्या, उठो। कुलदीप ने उसे कंधों से पकड़कर उठाया और बिस्तर पर लिटाया। उसके हाथ कांप रहे थे। ये वो कुलदीप खुराना नहीं था जो भी कुछ मिनट पहले अपनी ताकत जता रहा था। उसने तुरंत इंटरकॉम उठाया। राम सिंह, गाड़ी निकालो अभी, और डॉक्टर प्रिया को फोन करो कि हम अस्पताल पहुंच रहे हैं। आपातकालीन स्थिति है। उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी। नौकरों में अफरा तफरी मच गई। कुलदीप ने नब्या को अपनी मजबूत बाहों में उठाया। उसका वजन उसे आज पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस हो रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इन 9 महीनों में उसने नब्या को कितना तोड़ दिया है। वो उसे एक शानदार कैद में तो रखे हुए था, लेकिन उसकी आत्मा भूखी थी। गाड़ी की पिछली सीट पर नब्या का सिर कुलदीप की गोद में था। वो बार बार उसके चेहरे को थपथपा रहा था। नब्या, होश करो। मैंने अभी कोई अंतिम बात नहीं की थी। तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। वो बड़बड़ा रहा था, शायद खुद को यकीन दिला रहा था कि उसे सिर्फ अपने वारिस की फिक्र है, नब्या की नहीं। लेकिन उसके दिल की धड़कनें कुछ और ही कहानी सुना रही थी। तेज चलाओ गाड़ी। अगर मेरी पत्नी या बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कुलदीप ड्राइवर पर दहाड़ा। साहब, यातायात बहुत ज्यादा है। ड्राइवर ने कांपती आवाज में जवाब दिया। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। फुटपाथ पर चलाओ या संकेत तोड़ दो। मुझे 5 मिनट में अस्पताल पहुंचना है। शहर की सड़कों पर कुलदीप खुराना की काली गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी। अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने नब्या को उठाया और स्ट्रेचर का इंतजार किए बिना अंदर की तरफ भागा। डॉक्टर कहाँ है सब? उसकी आवाज अस्पताल के गलियारे में गूंजती चली गई। नर्सें और कर्मचारी तुरंत हरकत में आ गए। डॉक्टर प्रिया, जो खुराना परिवार की निजी चिकित्सक थी, भागती हुई आई। कुलदीप, इसे यहाँ लेटाओ। क्या हुआ है? डॉक्टर प्रिया ने नब्या की नब्ज जांचते हुए पूछा। पता नहीं, हम बात कर रहे थे और ये अचानक। कुलदीप के शब्द अधूरे रह गए। वो ये नहीं बता सकता था कि वो बात नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी रूह पर जख्म लगा रहा था। इसका रक्तचाप बहुत कम है और दिल की धड़कन भी अनियंत्रित। हमें इसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले जाना होगा। मामला काफी जटिल हो रहा है, डॉक्टर प्रिया ने गंभीरता से कहा। नब्या को स्ट्रेचर पर डालकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जाने लगा। कुलदीप उसके साथ साथ चल रहा था। उसने नब्या का ठंडा हाथ थाम रखा था। जब थिएटर के बाहरी दरवाजे बंद होने लगे तो एक नर्स ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। सर, आप यहीं इंतजार करें।
कुलदीप वहीं ठिठक कर रह गया। वो शख्स जो पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाता था, आज एक सफेद दरवाजे के बाहर बेबस खड़ा था। गलियारे में सन्नाटा था, सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक कुलदीप के दिमाग पर हथौड़े बरसा रही थी। वो दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसके महंगे कोट पर नब्या के आंसुओं के दाग थे और हाथों पर उसके पसीने की नमी। बस कुछ 1000 रुपए दे दे। नब्या की वो दबी हुई कांपती आवाज उसके कानों में दोबारा गूंजी। कुलदीप ने अपनी बंद मुट्ठियां दीवार पर मारी। क्यों? वो गुस्से और दुख के मिले जुले जज्बात से चिल्लाया। तुम इतनी कमजोर क्यों हो नब्या? मैंने तुम्हें दुनिया की हर सुख सुविधा दी, फिर तुमने चंद रुपयों की मांग क्यों की? क्या तुम मुझे ये जताना चाहती थी कि मैं तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा खरीदार हूँ? वो गलियारे में पागलों की तरह टहलने लगा। हर गुजरता मिनट 1 साल के बराबर लग रहा था। उसने एक सिगरेट निकाली, लेकिन फिर उसे याद आया कि ये अस्पताल है। उसने गुस्से में सिगरेट मसल कर फर्श पर फेंक दी। उसे याद आया कि वो नब्या के करीब गया था, उसे डराया था, उस पर शर्तें थोपी थी। उसे लगा था कि वो ताकतवर है, लेकिन इस वक्त वो खुद को दुनिया का सबसे तुच्छ इंसान महसूस कर रहा था। अगर इसे कुछ हो गया तो? ये सवाल उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधा। अगर वारिस न रहा, लेकिन इस विचार के साथ ही पहली बार उसे अपने वारिस से ज्यादा नब्या के खो जाने का डर सताने लगा था। इसीलिए इस बार कुलदीप के दिल ने एक अलग ही जवाब दिया, वारिस नहीं। अगर नब्या को कुछ हो गया तो? उसने फौरन इस ख्याल को झटक दिया। नहीं, उसे नब्या से कोई प्यार नहीं था। वो तो बस एक जरिया थी खुराना खानदान का नाम आगे बढ़ाने का। लेकिन फिर उसके सीने में वो तड़प क्यों थी जो उसे सांस नहीं लेने दे रही थी? कई घंटे गुजर गए। अस्पताल के कर्मचारी खामोशी से इधर उधर आ जा रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुलदीप खुराना से नजरें मिला सके। उसकी शख्सियत से झलकता गुस्सा और तनाव साफ दिख रहा था। अचानक ऑपरेशन थिएटर के ऊपर लगी लाल लाइट बुझ गई। कुलदीप के कदम खुद ब खुद दरवाजे की तरफ बढ़े। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। दरवाजा खुला और डॉक्टर प्रिया बाहर निकली। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कुलदीप के मुंह से कोई शब्द न निकला। उसकी आंखें सवाल बनी हुई थी। बधाई हो कुलदीप, डॉक्टर प्रिया ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अंदर से एक बारीक और तीखी आवाज उभरी, एक बच्चे के रोने की आवाज। कुलदीप की आंखें फैल गई। उसके चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कुराहट आने ही वाली थी कि एक और आवाज गूंजी, बिल्कुल वैसी ही लेकिन थोड़ी ज्यादा तेज। कुलदीप हैरान रह गया। 2 बच्चों के रोने की आवाजें। डॉक्टर, उसकी आवाज किसी फुसफुसाहट जैसी थी। जुड़वा बेटे हुए हैं कुलदीप। भगवान ने तुम्हें 2 वारिस दिए हैं। कुलदीप के कानों में जैसे हजारों घंटियां बज गई हों। 2 बेटे, उसका घमंड, उसका साम्राज्य, उसका नाम सब सुरक्षित हो गया था। लेकिन उसकी नजरें डॉक्टर के पीछे नब्या को तलाश कर रही थी। नब्या, वो कैसी है? डॉक्टर प्रिया का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। नब्या का बहुत खून बह चुका है कुलदीप। वो अभी बेहोश है और अगले 24 घंटे उसके लिए बहुत नाजुक है। हम उसे आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। कुलदीप की खुशी का गुब्बारा एक पल में फूट गया। 2 वारिस तो मिल गए थे, लेकिन उन वारिसों की माँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। वो बेदम सा गलियारे की कुर्सी पर बैठ गया। उसे अपने कानों में नब्या की आवाज फिर सुनाई दी, बस कुछ 1000 रुपए दे दे। उसने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। उसे महसूस हुआ कि नियति ने उसे एक ही वक्त में सब कुछ दे दिया था और सब कुछ छीनने की चेतावनी भी दे दी थी। वारिस आ चुके थे, लेकिन उनकी कीमत शायद उससे कहीं ज्यादा थी जितनी कुलदीप खुराना चुकाने के लिए तैयार था। 2 साल पहले कुलदीप खुराना के आलीशान दफ्तर में एक एसी की ठंडक के बावजूद माहौल भारी था। उसके सामने खानदानी वकील मिस्टर खन्ना एक भारी भरकम वसीयतनामा लिए बैठे थे। कुलदीप साहब, आपके दादाजी की वसीयत बहुत स्पष्ट है। खन्ना साहब ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। जब तक आप शादी करके खुराना एस्टेट को उसका असली वारिस यानी एक बेटा नहीं दे देते, तब तक संपत्ति का 70% हिस्सा और कंपनी के मालिकाना हक आपके चाचा के पास रहेंगे।
आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं, वरना सब कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा। कुलदीप के जबड़े सख्ती से भिंच गए। उसे दौलत से ज्यादा उस सत्ता से लगाव था जो इस नाम के साथ जुड़ी थी, शादी। और इस वक्त जब मेरा पूरा बिजनेस साम्राज्य दांव पर लगा है, वो गुस्से से दहाड़ा, मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो सिर्फ एक वारिस दे और खामोशी से मेरी जिंदगी से निकल जाए। मुझे भावनाओं का बोझ नहीं पालना। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। सर, ये पिछले महीने की ऑडिट रिपोर्ट्स है। एक थकी हुई लेकिन शालीन आवाज कमरे में गूंजी। वो नव्या थी, कुलदीप के दफ्तर की एक जूनियर अकाउंटेंट। साधारण सा सूती सूट, कंधे पर सलीके से रखा दुपट्टा और आंखों में छलकती वो परेशानी जिसे वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कुलदीप की नजरें उस पर ठहर गई। उसने नव्या के बारे में सुना था कि वो एक होनहार लड़की है जो अपने बीमार पापा और कर्जों के बोझ तले दबी हुई थी। रख दो यहाँ, कुलदीप ने बेरुखी से इशारा किया। जैसे ही नव्या मुड़ी, उसका फोन बज उठा। उसने घबराकर फोन उठाया। दूसरी तरफ से अस्पताल प्रशासन की आवाज इतनी तेज थी कि कुलदीप के कानों तक पहुंची। मिस नव्या, अगर आज शाम तक 2 लाख रुपए जमा नहीं हुए तो हम आपके पापा का इलाज रोक देंगे। नव्या के हाथ से फाइल गिरते गिरते बची। उसके चेहरे का पीलापन कुलदीप की नजरों से छुप न सका। उसने फोन काटकर एक लंबी सांस ली और अपने आंसू पीकर बाहर निकलने लगी। रुक जाओ मिस नव्या, कुलदीप की आवाज ने उसे वहीं रोक दिया। वो मुड़ी, उसकी आंखें नम थी। जी सर, माफी चाहती हूँ, अस्पताल से फोन था, मेरे पापा बीमार हैं। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? कुलदीप ने कुर्सी पर पीछे टेक लगाते हुए सीधे पूछा। नव्या हैरान रह गई। सर, मैंने लोन के लिए आवेदन किया है, अगर आप उसे मंजूरी दे दे तो। मैं ऋण की बात नहीं कर रहा। कुलदीप उठा और चलता हुआ उसके करीब आया। उसकी शख्सियत का रौब नव्या को दीवार से लगने पर मजबूर कर रहा था। तुम्हारे पापा की जिंदगी, तुम्हारे घर का कर्ज और तुम्हारी सारी उम्र का आराम, इन सब की एक कीमत है। नव्या ने कांपती आवाज में पूछा। आप क्या कहना चाहते हैं? कुलदीप ने मेज से वसीयत का कागज उठाया और उसे दिखाया। मुझे एक वारिस चाहिए, कानूनी तौर पर एक ऐसी पत्नी जो मेरे खानदान को बेटा दे और बदले में अपनी कीमत वसूल करे। मैं तुम्हें इस नौकरी से निकाल कर खुराना हवेली की मालकिन बना दूंगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मेरा बेटा पैदा नहीं हो जाता। नव्या का रंग सफेद पड़ गया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कोई बिकाऊ सामान नहीं हूँ, वो चीखी। हर इंसान की एक कीमत होती है नव्या, कुलदीप ने बेरहमी से मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे लिए वो कीमत तुम्हारे पापा की जिंदगी है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, या तो अपना स्वाभिमान बचा लो या अपने पापा को मरता हुआ देखो। नव्या के कदम लड़खड़ाए। उसने कुलदीप की आंखों में देखा, जहाँ कोई दया नहीं थी, सिर्फ एक व्यापारिक सौदा था। उसे अपने पापा का हंसता हुआ चेहरा याद आया, जो अब अस्पताल के सफेद बिस्तर पर मौत का इंतजार कर रहा था। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? उसने बड़ी मुश्किल से अपने सूखे गले से आवाज निकाली। कुलदीप की आंखों में जीत की चमक आई। उसने मेज से कागज और कलम उठाई। साधारण सी शर्तें हैं, शादी होगी, लेकिन ये सिर्फ एक कानूनी ढाल होगी। बच्चा पैदा होने तक तुम इस महल में रहोगी। जैसे ही बेटा पैदा होगा, तुम्हें उस बच्चे को 2 साल तक अपना दूध पिलाना होगा, क्योंकि मैं खुराना खानदान के वारिस की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। इसके बाद तुम्हें तलाक दे दिया जाएगा और एक भारी रकम देकर आजाद कर दिया जाएगा। तुम कभी पलट कर इस बच्चे पर अपना हक नहीं जताओगी। नव्या की रूह कांप गई। माँ का हक कैसे भूल सकते हैं आप? आप मुझसे मेरा बच्चा छीन लेंगे। वो मेरा वारिस होगा नव्या, तुम्हारा नहीं। कुलदीप ने कड़वाहट से कहा। तुम सिर्फ एक माध्यम हो उसे दुनिया में लाने का। बोलो, मंजूर है? नव्या की आंखों से एक आंसू टपक कर उस समझौते के कागज पर गिरा। उसने कांपते हाथों से कलम उठाया। मैं साइन कर दूंगी, लेकिन याद रखें कुलदीप साहब, आपने मेरी मजबूरी खरीदी है, मेरा दिल नहीं खरीद पाएंगे। कुलदीप ने व्यंग से ठहाका लगाया। दिल? मुझे तुम्हारे दिल की जरूरत भी नहीं है। मुझे सिर्फ वो खून चाहिए जो मेरे वंश को आगे बढ़ाए। कुलदीप ने फाइल बंद कर दी उस वक्त कि कुलदीप खुराना को लगा था कि वो जीत गया है।
उसने एक लड़की की मजबूरी का सौदा करके अपनी सत्ता बचा ली, लेकिन आज जब वही लड़की अस्पताल में मौत की दहलीज पर थी और उसे एक नहीं बल्कि 2 वारिस दे चुकी थी, कुलदीप को अपनी जीत हार जैसी महसूस हो रही थी। वो सिगरेट सुलगाने ही वाला था कि उसे नब्या का वो वाक्य याद आया जो उसने शादी के वक्त कहा था, आपने मेरी मजबूरी खरीदी है, मेरा दिल नहीं। कुलदीप ने सिगरेट वहीं तोड़ दी। उसे पहली बार गहराई से एहसास हुआ कि इन 2 सालों में नब्या ने उसकी खामोश हवेली को जिंदगी दी थी और उसने बदले में सिर्फ जख्म दिए थे। वो समझौता जो उसकी संपत्ति की रक्षा के लिए था, अब उसके गले का फंदा बनता जा रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। सर, डॉक्टर का फोन है। नब्या जी को होश आ गया है, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रही। कुलदीप तेजी से उठा। अब उसे अपनी संपत्ति की नहीं, उस खरीदे हुए वजूद की जरूरत थी जिसने उसे पिता बनाया था। उसे ये साबित करना था कि वो सिर्फ एक सौदागर नहीं, बल्कि एक इंसान भी बन सकता है। अस्पताल के वीआईपी वार्ड का माहौल एक अजीब सी भारीपन से भरा हुआ था। नब्या, जिसे आईसीयू से वार्ड में लाया जा चुका था, सफेद बिस्तर पर एक बेजान गुड़िया की तरह पड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और हाथ पर लगी ड्रीम के कतरों की सूरत में जिंदगी उसके शरीर में उतर रही थी। कुलदीप खुराना, जिसके कदम कभी फर्श पर पड़ते तो उसके घमंड की धमक सुनाई देती थी, आज उस कमरे के दरवाजे पर किसी अपराधी की तरह खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और अपनी घबराहट को छुपाते हुए दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। नब्या ने आहट सुनी। उसने गर्दन मोड़कर देखा, लेकिन जैसे ही सामने कुलदीप को खड़ा पाया, उसकी आंखों में डर की एक लहर दौड़ी। उसने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। ये बेरुखी नहीं थी, ये उस पीड़ा से बचने की कोशिश थी जो कुलदीप का चेहरा उसे याद दिलाता था। कुलदीप के कदम वहीं रुक गए। उसके सीने में एक तेज दर्द उठा। जो शख्स पूरी दुनिया की नजरें झुकाने का आदी था, आज अपनी ही पत्नी की बंद आंखों के सामने खुद को कितना छोटा महसूस कर रहा था। उसे याद आया कि कैसे उसने इस लड़की के शरीर और आत्मा को एक समझौते की जंजीरों में जकड़ा था। वो दबे कदमों से बिस्तर के करीब आया और नब्या के सिरहाने बैठ गया। उसने बहुत धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और नब्या के माथे पर बिखरे बालों को पीछे हटाया। उसका माथा अभी भी बुखार से तप रहा था। कुलदीप ने झुककर उसके माथे पर एक प्यार भरा किस किया। नब्या, उसकी आवाज भराई हुई थी, तुम्हें बहुत बहुत बधाई। भगवान ने हमें जुड़वा बेटे दिए हैं। उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नब्या के बंद चेहरे को देखा। नब्या, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली हो। डॉक्टर्स ने भी शायद इसे सरप्राइज रखा था। तुमने खुराना खानदान की झोली खुशियों से भर दी है। नब्या की बंद आंखों के कोनों से एक आंसू टूटकर गिरा और उसके कान के पास जज्ब हो गया। उसने अपनी आंखें नहीं खोली, लेकिन उसके सूखे हुए होठों में हलचल हुई। आपको बधाई हो कुलदीप साहब। नब्या की आवाज इतनी धीमी थी कि कुलदीप को सुनने के लिए और झुकना पड़ा। खुराना हवेली को एक नहीं 2-2 वारिस मिल गए। अब तो आपका साम्राज्य पूरा हो गया होगा। अब तो आप बहुत खुश होंगे। कुलदीप ने उसका हाथ थामना चाहा, लेकिन नब्या ने बड़ी बेरुखी से अपना हाथ चादर के अंदर छुपा लिया। उसकी आवाज में अब एक जहरीली कड़वाहट घुल रही थी। और अब तो शायद आप मुझे इस समझौते से जल्द आजाद कर देंगे, है ना? नब्या ने अब अपनी आंखें खोल दी, जिनमें दर्द का समंदर लहरें ले रहा था। मैंने अपना काम जल्दी पूरा कर दिया है। आपको एक वंशज चाहिए था, मैंने 2 दे दिए। मेरी सजा का समय अब कम हो जाना चाहिए कुलदीप साहब। कुलदीप उसे देखता रह गया। वो शब्द जो नब्या को कहने के लिए आया था, उसके गले में ही फंस गए। नब्या के अंदर की एक कड़वाहट उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो जिसे खुशी समझ रहा था, और नब्या के लिए रिहाई का रास्ता था। नब्या, ऐसी बातें मत करो, तुम अभी कमजोर हो। कुलदीप ने बात बदलने की कोशिश की। कमजोर तो मैं उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैंने उस कागज पर साइन किए थे जिस पर मेरे बच्चे की कीमत लिखी थी। नब्या ने छत को घूरते हुए कहा। अब तो बस आपके जुड़वा वारिसों को 2 साल तक पालना है। इसके बाद तो मैं इस कैद से आजाद हूं ना? आपने कहा था, याद है ना आपको? कुलदीप से वहां और बैठना मुश्किल हो गया।
वो उठ खड़ा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नव्या के इन जख्मों पर कैसे मरहम रखे जो उसने खुद लगाए थे। वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन बाहर निकलते ही उसने अपनी इस बेचैनी को खुशी के दिखावे में छुपाने की कोशिश की। राम सिंह, मिठाइयाँ मंगवाओ। कुलदीप ने गलियारे में मौजूद अपने सुरक्षा कर्मी को तेज आवाज में आदेश दिया। पूरे अस्पताल में, हर वार्ड में, हर नर्स और कर्मचारी को मिठाई बंटनी चाहिए। किसी का हाथ खाली न रहे। थोड़ी ही देर में अस्पताल की राहदारी में चहल पहल शुरू हो गई। कुलदीप खुराना खुद मिठाई के डिब्बे बांट रहा था। वो हर डॉक्टर और नर्स को देखकर मुस्कुरा रहा था, जो उसकी शख्सियत के बिल्कुल विपरीत था। उसने अपनी जेब से नोटों की गड्डियां निकाली और अस्पताल के गरीब कर्मचारियों में बांटना शुरू कर दिया। बधाई हो साहब, भगवान आपके बेटों की उम्र लंबी करे। एक बूढ़े सफाई कर्मचारी ने दुआएं देते हुए पैसे लिए। कुलदीप के चेहरे पर एक अजीब सी जीत की चमक थी। वो हंस रहा था, लोगों से हाथ मिला रहा था। उसकी खुशी इस वक्त हर चीज से बढ़कर थी। उसे लग रहा था कि ये सब करके वो उस बोझ को थोड़ा हल्का कर सकेगा जो नव्या के शब्दों ने उसके दिल पर डाल दिया था। वार्ड के आधे खुले दरवाजे से नव्या ये सब देख रही थी। बाहर कुलदीप का ठहाका सुनाई देता तो नव्या के दिल पर एक और आरी चल जाती। वो देख रही थी कि कैसे उसके दुख को, उसकी तकलीफ को और उसकी ममता के सौदे को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा था। कितना खुश है वो, नव्या ने कड़वाहट से सोचा। इसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि उसने एक औरत को मार दिया है। इसे बस अपने वारिस मिलने की खुशी है। नर्स एक बच्चे को लेकर अंदर आई। देखिए नव्या जी, कितना प्यारा है आपका बेटा, बिल्कुल अपने पापा पर गया है। नव्या ने उस मासूम जान को देखा जो अभी दुनिया के छल कपट से बेखबर था। उसने बच्चे को अपने साथ लगाया, लेकिन उसकी ममता पर उस समझौते की ठंडक हावी हो गई। उसे याद आया कि यह बच्चा उसका नहीं, कुलदीप खुराना का वारिस है, जिसे 2 साल बाद उसे छोड़कर जाना होगा। उसने अपने दर्द को, अपनी चीखों को अपने अंदर ही दफन कर लिया। बाहर कुलदीप की खुशियां बट रही थी, मिठाइयां बट रही थी, तालियां बज रही थी और अंदर नव्या का वजूद टूटकर अपनी ही तकलीफ में घुट रहा था। उसने तकिए में मुंह छुपा लिया ताकि उसकी सिसकी बाहर बैठे खुशहाल पिता के कानों तक न पहुंच सके। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था, लेकिन खुराना हवेली की दीवारों के पीछे जैसे वक्त थम सा गया। जुड़वा बच्चों के आने से घर में रौनक तो आ गई थी, लेकिन कुलदीप और नव्या के बीच की कड़वाहट एक गहरी खाई में बदल चुकी थी। कुलदीप, जो कभी अपने अहंकार के सिंहासन पर बैठकर फैसले सुनाता था, अब खुद को एक ऐसे कैदी की तरह महसूस करता था जिसकी रिहाई का कोई रास्ता न था। उसके अंदर एक बड़ा बदलाव आ चुका था। वो अब देर तक दफ्तर में नहीं रुकता। उसकी नजरें अब हर वक्त नव्या को तलाश करती, लेकिन नव्या, वो तो जैसे कहीं खो गई थी। एक शाम कुलदीप काम से जल्दी घर लौटा। वो बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ा जहां नव्या दोनों बच्चों को दूध पिलाने के बाद अब उन्हें सुलाने की कोशिश कर रही थी। कमरे में हल्की सी लोरी की आवाज गूंज रही थी, लेकिन जैसे ही कुलदीप की आहट हुई, नव्या एकदम खामोश हो गई। उसके चेहरे के भाव पत्थर की तरह सख्त हो गए। कुलदीप कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा। नव्या ने खुद को पूरी तरह बच्चों के लिए समर्पित कर दिया था। वो उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती, रातों को जागती, लेकिन उसकी अपनी आंखों के चारों ओर काले घेरे उसकी अंदरूनी टूट फूट की कहानी सुना रहे थे। नव्या, तुमने आराम नहीं किया? कुलदीप ने हमदर्दी भरे लहजे में पूछा और उसके करीब आने की कोशिश की। नव्या ने बच्चों को पालने में लेटाया और बिना मुड़े निहायत सपाट लहजे में जवाब दिया, जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारी तबीयत? कुलदीप ने बात पूरी करनी चाहिए। मैं ठीक हूँ, नव्या ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसका जवाब इतना छोटा और रूखा था कि कुलदीप के दिल पर किसी ने जैसे नश्तर चला दिए हो। कुलदीप ने गहरी सांस ली और बिस्तर के किनारे बैठ गया। नव्या, मैं देख रहा हूँ कि तुम बच्चों के लिए कितनी मेहनत करती हो। मैंने सोचा था कि हम अगले हफ्ते कुछ दिन के लिए बाहर चलें, तुम भी थोड़ा बदलाव महसूस करोगी। नव्या मुड़ी और उसकी आंखों में देखते हुए एक ऐसी मुस्कुराहट दी जिसमें जहर भरा था। बाहर किस हैसियत से कुलदीप साहब, एक समझौते के तहत पलने वाली आया की हैसियत में,
या उस मशीन की हैसियत में जिसने आपको 2 वारिस दे दिए हैं। 90 में बदलना चाहता हूँ, मैं वो समझौता ख़त्म करना चाहता हूँ। कुलदीप की आवाज़ में विनती थी। समझौता ख़त्म करने से सच्चाई नहीं बदलती। 90 ने ठंडे लहजे में कहा, आपको पिता बनना था, वो आप बन गए। मुझे अपनी सज़ा काटनी है, मैं काट रही हूँ। अब आपको मुझसे क्या चाहिए? मेरा दूध बच्चों के लिए है, मेरा वक़्त उनके लिए है। आपके लिए मेरे पास कुछ नहीं है, ना कोई बात, ना कोई भावना।